गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 9 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने यूपी पीसीएस 2023 के लिए सीरीज़ चल रही है और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और इस टेस्ट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री को। ठीक है, यह 6 क्लास की एनसीईआरटी है जिसमें हम 8 से 10 टॉपिक को कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और इनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो 6 क्लास की हमने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, कंप्लीट कर दी है स्टार्ट करके, और यह है 6 क्लास की हिस्ट्री। ठीक है, इसको आकर फिर ज्योग्राफी पे आ जाएंगे, फिर इसका एक और लेंगे, फिर एक और सब्जेक्ट लेंगे ताकि बोरियत ना आए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में एक और नई चीज़ की है कि इसको बाइलिंगुअल बनाया गया है। ठीक है, और ये जो पैटर्न है इसका, इधर होगा इसका हिंदी, इधर होगा इंग्लिश। तो आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि ये चीज़ सही है क्या, या पहले के जैसा सही था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। देखिए, इन सभी टेस्ट की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, कंप्लीट पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार उसका पे करना है एग्ज़ाम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने मेहरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली वोल्ट अबाउट 1500 ईयर अगो हैज़ नॉट रस्टेड टिल डेट। ठीक है, वेयर इज़ द अमेजिंग आयरन पिलर लोकेटेड? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना। मैं एक ही लैंग्वेज में बोलूँगा, ठीक है, वरना वीडियो डबल हो जाएगी, दुगनी। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इधर दिखना, हिंदी मीडियम वाले इधर। इसका आंसर क्या है? यह है दिल्ली में। ठीक है, कुतुब मीनार के परिसर में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर और इसका वजन है 3 टन से भी ज़्यादा। इस पर खुदे अभिलेख से इसके बनने के समय की जो है जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए। टीला होता है, टीला। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। और स्तूप आकार में कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी बड़े या छोटे होते थे। सभी स्तूपों पर बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ जो है एक डिब्बे में रखी जाती थी, जिसको क्या बोलते थे? धातु मंजूसा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। ठीक है, पेड सीरीज ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था, बताइए। क्या होता था उसका? गर्भगृह, मंडप, सभागार, या इनमें से कोई नहीं? गर्भगृह होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी देवताओं को रखा जाता था, जैसे कि विष्णु हो गए, शिव हो गए, दुर्गा। और अधिकतर मंदिरों में जो है मंडप नाम की जगह होती थी जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, और यह एक प्रकार का सभागार होता था। ठीक है, ऑडिटोरियम। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है इनमें से। पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिरों में किया करते थे, और दूसरा है इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। ठीक है, और अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब लोग उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे। देखिए, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो पुराणों को सुन तो सकते ही थे, सुन सकते थे वो पुराणों को। तो गलत है यहाँ पर डी वाला स्टेटमेंट। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है। तो गलत ही अपने को ढूंढना है। तो गलत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो कथन ए बी सी सही है, डी गलत है, क्योंकि स्त्रियों और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। ठीक है, सुन तो सकते थे। पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है और यह पूर्व मध्यकाल में लिखे गए।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। श्री कंठ चरित महाकाव्य और मंख कोश किसकी रचनाएं हैं? मंखक, लोमहर्ष, व्यास, उग्र सभा। देखिए प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। मंख कोश, मंखक, ऑप्शन नंबर ए। अगर मंख कोश नहीं होता तब क्लिष्ट हो सकता था उत्तर देना। तो श्री कंठ चरित महाकाव्य और मंख कोश किसी ने रचना है? मंखक की। ठीक है, मंखक ऑप्शन नंबर ए। तो मंखक जो थे वो कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे। श्री कंठ चरित महाकाव्य और मंख कोश जो है इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है? ज्योतिष, खगोल, गणितज्ञ। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। आर्यभट्ट ज्योतिष भी हैं, खगोल भी हैं, गणितज्ञ भी हैं, तो सभी हैं 1 2 3। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो और मैथमेटिक्स सबसे इनका संबंध है, तो 1 2 3 डी। देखिए गणित एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ये एक महान ज्योतिषविद भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कागज का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? कहाँ हुआ था सबसे पहले? भारत में या चीन में? चीन में हुआ था। तो वेयर वाज द पेपर इन्वेंटेड? चाइना, ऑप्शन नंबर बी। तो कागज का आविष्कार जो है लगभग 1900 वर्ष पूर्व हुआ। चीन में लून नामक व्यक्ति ने किया था और लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 में काव्य, सूची 2 में है रचनाकार यानी पोएट्री और क्रिएटर या राइटर। शिल्पाधिकारम किससे मिलाओगे? मणिमेखले किससे, मेघदूत किससे, रामायण में किससे? तो मेघदूत के कालिदास से सभी को पता होगा। रामायण लिखी है वाल्मीकि ने। तो सी का हो गया 3 और डी का हो गया 1। देखते हैं क्या एलिमिनेट हो रहा है। सी का 3 डी का 1, सी का 3 डी का 1, सी का 3 डी का 1 दो में है। तो बी को हटा दीजिए और डी को हटा दीजिए, इनमें से नहीं होगा। अब पहला दूसरा देखना पड़ेगा। शिल्पाधिकारम के रचनाकार हैं इलंगो। ठीक है, और मणिमेखलाई के हैं शीतले सत्तनार। तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4, ए का 4 गलत मिला दिया था क्या? नहीं, सही तो मिलाया था। ठीक है, ये दोनों मिलाए थे ना अपन ने, ये दोनों, और एलिमिनेट किया था बी डी को। तो सी सही हो गया, ए का 4 हो गया, बी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिल्पाधिकारम इलंगो हो गए, मणिमेखलय शीतले सत्तनार, रामायण वाल्मीकि और मेघदूतम हो गई कालिदास। सी का 3, तो सी हो गया इसका आंसर 4 2 3 1। तो देखिए शिल्पाधिकारम जो है एक तमिल महाकाव्य है और इसकी रचना जो है इलंगो द्वारा लगभग 1800 वर्ष पूर्व की गई थी। इसमें कोवलन नामक व्यापारी की कहानी है जो पुहार में रहता था। पुहार जगह है। मणिमेखलई की बात करें तो मणिमेखलई नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी शीतले सत्यनार द्वारा लिखा गया था लगभग 1400 वर्ष पहले। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। और प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूत जो है वो कालिदास द्वारा रचित है और इसमें एक बिरही प्रेमी जो है बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। और कालिदास ने अपनी रचनाएं जो हैं संस्कृत में की हैं, संस्कृत में करते थे वो अपनी रचनाएं। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। इसमें जो है कौशल के राजकुमार राम की कथा वर्णित है।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 9 का इंग्लिश वर्जन किधर नीचे कैसे हो गया? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द चालुक्य? ऐहोल। तो चालुक्यों की राजधानी, पहली राजधानी जो है वो ऐहोल थी, जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नामक नदियों के बीच स्थित था। यह क्षेत्र रायचूर दोआब कहलाता है। पुलकेशियन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित की गई थी और बादामी को बातापी के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर दो दो बताना कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृत बोलते हुए जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं को जो है संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा जो है वो उल्टा कर रखा है। उल्टा कैसे कर रखा है? कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा तथा अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए जबकि अन्य लोगों और महिलाओं को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है और करेक्ट ही यहाँ पर पूछा है, तो ओनली वन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 10। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसका, फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो कालिदास अपने नाटकों में जो है राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, पहला वाला करेक्ट है। और इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है जबकि अन्य लोग और महिलाओं को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। दूसरा वाला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, तो ओनली वन इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अब आ जाइए, 10 हो गए क्या? देखिए 10 कंप्लीट हो गए, 10 ही प्रश्न इसमें ऐड थे। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। यह है 6 क्लास की एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रश्न, जिसमें हम 8 से 10 टॉपिक को कवर करेंगे और इसमें कम से कम बनने चाहिए 80 से 90 प्रश्न या 100 तक भी बन सकते हैं। धन्यवाद।